नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने छोड़ा पद। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अयोग्य। भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश। गुजरात में कांग्रेस के 3 और विधायकों का इस्तीफा। एक विधायक के अपहरण का राज्यसभा में आरोप, सरकार ने किया खारिज। नीतीश कुमार ने साबित किया बहुमत। समर्थन में 131 और विरोध में 108 विधायक। आरजेडी की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। देश भर में फिल्म राग देश का प्रदर्शन। 1000 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज। दर्शकों की मिल रही है तारीफ। काले टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। पहली पारी में श्रीलंका 291 रन पर ढेर। भारत को 498 रन की बढ़त। और आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनामा गेट मामले में अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने दिए हैं। फैसले के साथ पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल तेज हो गई है। पनामा गेट मामले में शुक्रवार का दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने के आरोप में अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ की पार्टी PMNL ने कहा कि पार्टी कानूनी और संवैधानिक रास्तों से फैसले को चुनौती देगी। मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है, वजीर आजम की कुर्सी की जरूरत नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ वो हकीकत है, वो तारीख है जिसको किसी तरह भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से नवाज शरीफ और उनके 3 बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला 6 सप्ताह के भीतर दर्ज होगा। सुनवाई 6 महीने में पूरी करनी होगी। कोर्ट ने वित्त मंत्री इशाक डार और कैप्टन मोहम्मद सफदर को भी अयोग्य ठहराया है। फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जश्न का माहौल है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। एक वजीर आजम को अकाउंटेबल किया है। एक वजीर आजम से पूछा गया है कि उसके और उसके बच्चों के असासे अरबों रुपए में उनके दौरे इक़्तिदार में कैसे बढ़े। और आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन है। ये मामला 90 के दशक में लंदन में नवाज शरीफ के जायदाद खरीदने से जुड़ा है। इस दौरान नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पनामा पेपर से इसका खुलासा हुआ। मई में सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया। इसके सामने नवाज शरीफ और उनके बच्चों और भाई की पेशी हुई। जांच दल ने रिपोर्ट में कहा कि शरीफ खानदान की आमदनी और जायदाद में भारी अंतर है। पाकिस्तान में अगले साल संसदीय चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान में इस फैसले के बाद किस तरह की उथल-पुथल होगी और भारत किस तरीके से इससे क्या कुछ इस पर असर होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरीके से मामला चला और शुरुआत से लेकर नवाज शरीफ कह रहे थे कि इसमें कोई दम नहीं है, जो तथ्य रखे गए हैं वो बहुत फर्जी तरीके से हैं, लेकिन जब फैसला और अयोग्य घोषित हो गए तो फिर क्या ये माना जाए बहुत हल्के में लिया उन्होंने या उम्मीद नहीं थी इस तरह की? देखिए, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ और पाकिस्तान का जो असली रूलर है, पाकिस्तानी मिलिट्री, उनमें जो खराब रिश्ते थे वो सभी को पता है। पब्लिक डोमेन में है, पाकिस्तान में भी, भारतवर्ष में, सारी दुनिया में। पिछले आर्मी चीफ जो थे राहिल शरीफ, उन्होंने काफ़ी बार नवाज शरीफ को ह्यूमिलिएट किया था। जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट विजिट करने आते थे तो वो जाते थे राहिल शरीफ के पास। तो ये और पाकिस्तान के प्रेस में भी ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये, जैसे काफ़ी लोग यहाँ भी एनालिस्ट कह रहे हैं, एक जुडिशल
कू है। ये जुडिशियल कू से भी आगे बढ़कर है, ये एक आर्मी कू है जुडिशियल मुखौटा लगा के। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करने को कहा था अप्रैल में जी। उसमें 2 आर्मी के लोग हैं। पाकिस्तान में जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मुद्दे जो होते हैं, जैसे भारत के खिलाफ जो पॉलिसी, टेररिज्म के बारे में, टेररिज्म को किस तरह एक स्टेट पॉलिसी से इस्तेमाल करना और अपने को बचाना, जो टेररिस्ट पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं जिनको उन्होंने ये सब बड़े मोटे जो इश्यूज हैं उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का हाथ है। और अगर सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट चाहे चुनाव से आया हो उसमें दखल दे तो उनको इमीडिएटली दबा दिया जाता है। नवाज शरीफ के दिन वैसे ही वो चंद घड़ी के तो नहीं, कुछ घड़ी के ही मेहमान थे। पनामा गेट आया, बहुत आसानी से एक इशू मिला। राहिल शरीफ जो काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे होंगे किस तरह से उनको रिमूव किया जाए, लेकिन आज पुराने ज़माने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्मी कू हो जाता था और यही सुप्रीम कोर्ट जिसका वो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान में कि इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं ये लोग, उनको एंडोर्स कर देती थी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। जी जी। तो रूट बदल गया है। हाँ, रूट इसलिए बदला है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है, उसको एक स्टेट एसेट समझता है, उसको सारे देशों में फैलाता है। भारत के खिलाफ ही नहीं, भारत के खिलाफ तो नंबर 1 टारगेट है। तो इसके सबूत बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं और उनका जो एक सपोर्टर है जहाँ से उनको पैसा मिलता है, आर्म्स मिलते हैं, अमेरिका, वहाँ भी कांग्रेस में, थिंक टैंक्स में, ओपिनियन मेकर्स में उनका काफ़ी बदनाम हो रहा है पिछले कुछ सालों में। कांग्रेस में रेजोल्यूशंस आ गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फंड कट कर दिए गए। डिफेंस सेक्रेटरी ने वो वेवर जो साइन करना पड़ता है पैसे देने के पहले, वो रिफ्यूज़ कर दिया है। तो कू अगर होता तो वो जानते हैं कि इस पे बहुत ही इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा खराब असर होता है उन पे, इसलिए वही उद्देश्य उनको लेकर वो पहुँचे हैं अपने मंजिल पे, लेकिन जुडिशरी का सहायता लेके एक मुखौटा बना के कि नहीं ये तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोसेस है। आपने बात की भारत पे क्या असर पड़ेगा। भारत को देखिए थोड़ा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा, हमको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली कुछ हमें वरी नहीं है। नवाज शरीफ गए, शहबाज आए और मिलिट्री का हाथ उतना ही सख्त रहेगा सिविलियन सरकार के ऊपर। मुश्किल 2 तरह के, एक तो अगर जितना भी कमज़ोर थे वो नवाज शरीफ की सरकार, आर्मी का रोल टोटल था, लेकिन कम से कम अगर बातचीत की बात कभी चलती थी तो एक सिविलियन गवर्नमेंट था जिससे कुछ इनिशिएट किया जा सकता था। अब वो भी मुश्किल होगा क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं वो तो और भी कठपुतले बन के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ डिस्टेबलाइजेशन सा आता है, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सा होता है, कुछ ऐसा माहौल बनता है जो कि बहुत नाजुक है, तो पाकिस्तान की जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनका हमेशा ये चाल रहा है कि वो इंडिया पे कुछ हमला करे, टेररिस्ट एक्टिविटी करे, एक वो खोल दिया जाता है ताकि अटेंशन उस पे चला जाए। और आर्मी का रोल, क्योंकि आर्मी का रोल पाकिस्तान की जनता के सामने आया कि हम ही बचा सकते हैं आपको ये भारतवर्ष से, तो ये हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और नई जिस तरीके से हालात हैं उसमें क्या अब नवाज शरीफ की उपयोगिता पाकिस्तान के अंदर एज ए पॉलिटिकल लीडर कितनी बचती, कितनी संभावना उनके पास रहती है? उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो समझिए तकरीबन ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी फैमिली, देखिए एक मेंबर फैमिली का गया, दूसरा मेंबर फैमिली का आ गया। 11 महीने के बाद पाकिस्तान में चुनाव होंगे। चुनाव में भी अगर सीधा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद उनकी पार्टी फिर से जीते, लेकिन जो अन्य पार्टी है, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, या जो जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने 2-3 सालों से पाल रखा है, इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी, उनको आर्मी आगे बढ़ाए और इलेक्शन को रिग करे, वो भी संभव है। तो आगे जाके देखना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हवाओं में वो आग है
के जल उठे चराग है हवा। I really enjoyed the film, the performances especially. Enjoyed them a lot. All the actors have done really, really well. काफ़ी फीलिंग आती है इसको और एक ऑल्टरनेट रियलिटी है और मुझे बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी और सबका काम बहुत अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी और बहुत रोंगटे खड़े हो गए थे। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी पर गुजरात में पार्टी विधायक को तोड़ने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस को अपना घर दुरुस्त करने की सलाह भी दी। कांग्रेस के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और सदन में विरोध चलता रहा। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में गुजरात के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस ने उसके एक विधायक का अपहरण कर लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी विधायकों को तोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। Last night, one ST Congress MLA, Poonaji Gavit, representing Viara constituency from Tapi district of Gujarat, was abducted by the police. And many MLAs are being abducted. It's a constitutional violation is taking place. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं कि टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन शुड बी इंश्योर्ड एंड सच ऑफिसर शुड बी रिमूव्ड। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक के लिए सदन में गतिरोध पैदा कर रही है। साहब, कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात विधानसभा में पार्टी छोड़ देता है, उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके विधायक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, इनकी कंप्लेन यहाँ क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग अपनी निगरानी में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराता है। अगर वहां पर चुनाव में किसी तरह की इनको कोई शिकायत है तो ये यहाँ पर राज्यसभा में नहीं बल्कि चुनाव आयोग को जाकर के, जैसा आपने कहा, कि अपनी शिकायत कर सकते हैं। उपसभापति ने साफ किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग को अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है। Election Commission does not require a direction from the chair to conduct the election in a fair manner. The Election Commission is bound to do it constitutionally to conduct the election, and they are doing that. If you have complaint, you approach the Election Commission. कांग्रेस के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जताते हुए वेल में आ गए। गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान कोई काम नहीं हो सका। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अवरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें मान सिंह चौहान, छनाभाई चौधरी और राम सिंह परमार शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 6 विधायक अब तक रिजाइन कर चुके हैं। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस की अब 51 विधायक बचे हैं। गुरुवार को भी 3 विधायकों बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और प्रहलाद पटेल इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया है। मित्रों, आयाराम गयाराम की नीति से भाजपा जनादेश की हत्या करने में लगी है। आज भाजपा जनादेश के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति द्वारा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है कि कांग्रेस आज पार्टी के रूप में, आज विचार के रूप में, आज शासन के विकल्प के रूप में पूरी तरीके से असफल राजनीतिक पार्टी सिद्ध हुई है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया है। सरकार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के बाद जेडीयू और बीजेपी अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुट गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और बीजेपी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत पेश किया। बहस का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने गठबंधन चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। इससे पहले आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने की जगह उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान में नई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पक्ष में जेडीयू और एनडीए के 131 विधायकों ने वोट किया। विपक्ष में 108 वोट पड़े। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के 122 वोट जरूरी हैं। एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी सरकार गठन की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। इस पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार को महागठबंधन से अलग होकर इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विदेशी तकनीक की निर्भरता को कम करने की जरूरत बताया। साथ ही समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज संसद परिसर में एक विशेष विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत की। संसद भवन परिसर में शुक्रवार से विज्ञान से जुड़ी खास प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने देश में विज्ञान के एक क्षेत्र में हो रही प्रगति की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में विज्ञान शोध को बढ़ावा देना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। We still import 60% of our defense requirements, not kitchen requirements, defense requirements from abroad. And therefore we are totally dependent on what our suppliers would do. So I think what we need is, as a society, two things to do. One, create science consciousness in society. इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन समेत कई सांसद मौजूद रहे। जब हम काम करते हैं तो इसको तो मैंने कहा कभी कभी ये भी सोचना पड़ेगा वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं तो उनके दृष्टि से भी हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं। If our parliamentarians will be convinced, I am sure that all these great things that the scientists have been able to accomplish will certainly be able to transfer them to the people. प्रदर्शनी में विज्ञान के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण खोजों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें CSIR के साथ ही इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग समेत विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के कई विभाग शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 11 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने को कहा है। बीजिंग में आज भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। अजीत डोभाल ने कहा कि संगठन को वैश्विक शांति और स्थिरता पर असर डालने वाले सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स फोरम का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी करना होगा। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। चीन ने कहा कि बैठक में राजनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दर्शक और फिल्म समीक्षक जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिल्म को लेकर दर्शकों की राय क्या है।
राज्यसभा टीवी की फिल्म और तिग्मांशु धूलिया निर्देशित राग देश शुक्रवार को देश के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में फिल्म का पहला शो देखकर निकले दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। पता चलता है कि कैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो एक बार देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। कुणाल कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कलाकार का जो कलाकारी था एक फौजी के रूप में, तो लगा कि नहीं ये बड़ा यथार्थ दिख रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी है और कलाकारों का चयन भी बहुत अच्छा हुआ है। नेता सुभाष चंद्र बोस के शहर कोलकाता में फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह दिखा। स्टोरी क्यों मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों से भी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत अच्छी लगी, देश के ऊपर है, अल्टीमेट मूवी है, बहुत अच्छी मूवी देश से बनाई गई है, जो भी कैरेक्टर है बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लखनऊ में राग देश देखने गए लोगों ने फिल्म को काफी सराहा। रांची में दर्शकों ने कहा कि राग देश फिल्म में रेड फोर्ट ट्रायल की कहानी इतिहास के अनछुए पहलू को दिखाती है। इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो मतलब पूरा जानकारी है वो पता लगा और आज़ादी के बारे में बताया। सब एक्टरों का अच्छा काम है और मूवी मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इसमें बॉलीवुड के सितारे और कलाकार शामिल हुए और फिल्म की जमकर तारीफ की। मेरी तो गुजारिश ये है सारे ऑडियंस के साथ कि आप आइए और ये फिल्म देखिए और अपने आप को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, किस स्पिरिट के साथ इस देश आज़ाद हुआ है उसे पहचानिए। बहुत अच्छी लगी मुझे। आई रियली एंजॉयड द फिल्म, द परफॉर्मेंसेस स्पेशली enjoyed them a lot. All the actors have done really, really well. I really enjoyed it. It was very informative, very historic. और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. राग देश फिल्म का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है और फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। अनु दीवान और हरिओम राय के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और रुक करेंगे मुंबई, जहां से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक डोभाल। दीपक, फिल्म रिलीज हुई और कहते हैं कि जो पहला दिन है वो विंडो तय करती है कि रिस्पांस क्या रहा। क्या कुछ खबर है माया नगरी से? देखिए, जैसा आपने कहा माया नगरी है, इसको फिल्मी दुनिया की एक नगरी भी कहा जाता है कविंद्र। मुंबई से रिस्पांस मिक्स्ड रहा। हालांकि आज पहला दिन था मुंबई में इस फिल्म के रिलीज़ होने का, लेकिन जितने भी लोग दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचे, उनके चेहरों पर जो स्माइल थी, उनके चेहरों पर जो एक पैट्रियोटिज्म का भाव था, उसे देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है कि वाकई में इस फिल्म ने लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में वो मुकाम बनाने में सफलता हासिल की है जिस मकसद से ये फिल्म बनाई गई थी। लोग जब सिनेमाघरों से बाहर निकले, हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो उनका यही वो बिल्कुल अमेज थे इस चीज़ को देखकर। वो आश्चर्यचकित थे कि कैसे उनकी नज़र से हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा छूट गया। और राज्यसभा टीवी ने और तिग्मांशु की टीम ने जिस तरह से इस हिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट हिस्से को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा है, लोग इससे आश्चर्यचकित थे और साथ ही साथ खुश भी थे कि आज़ादी के अहम पड़ाव से जुड़ा हुआ ये किस्सा, ये एक एविडेंस उन तक पहुंचा, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने हमसे वादा किया है वो ये कि आज तो वो खुद फिल्म देखने आए हैं, वो आगे भी इस फिल्म को रिकमेंड करेंगे। और ख़ासकर जो कई बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये उनसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए है, और वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ये फिल्म रिकमेंड करने की उन्होंने बात कही है। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा कविंद्र। और जाहिर तौर पर वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज तो नहीं था मुंबई में इस फिल्म को लेकर, क्योंकि एक अलहदा किस्म की मूवी है, एक हिस्टोरिक इवेंट पे बनी हुई मूवी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पर आए। और शुरू के दोपहर तक के जो शोज़ हैं उनमें उनकी अगर बात छोड़ दें, जैसे जैसे अब वीकेंड नज़दीक आ रहा है मुंबई का, यानी कि अब 6 से 9 और 9 से 12 वाले जो शोज़ हैं वो जैसे जैसे नज़दीक आएंगे,
वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिख रही है। जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनमें हम देख पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी बुक्ड हैं। बिल्कुल दीपक, और सोशल साइट्स पर मैं देख रहा हूँ कि जो क्रिटिक्स हैं, बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी तारीफ की है और सब ने कहा है एक तरीके से कि एक अलग तरह की थीम और एक हिस्टोरिक इवेंट को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। उधर गोल्फ टेस्ट में भारत की स्थिति खासी मजबूत हो गई है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने श्रीलंका पर 498 रनों की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन नहीं दिया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर भारत को 309 रन की बढ़त हासिल थी। कप्तान विराट कोहली 76 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले अभिनव मुकुंद ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि शिखर धवन और पुजारा दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 291 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से दिलरुवान परेरा 92 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं मैथ्यूज ने 83 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 2 विकेट हासिल हुए, जबकि उमेश यादव, अश्विन और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।